Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. Most welcome in this segment which is going to be the most interesting segment of this unit, that is properties of colloidal solution. है ना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला ही है अब तक हमारे सरफेस केमिस्ट्री में. तो यहाँ पर हम कुछ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से पहला है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन. ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी. आफ्टरवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है बच्चों? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. तीसरा वी विल सी इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज ऑफ टू टाइप्स, कटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस. क्या होता है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये किस प्रॉपर्टी में आएगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में बच्चों एक और आएगा जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन. आप याद करिए, मैंने आपको पेप्टाइजेशन पढ़ाया था. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन. उसका अपोजिट है कोएगुलेशन भी कह सकते हैं हम इसको, फ्लोकुलेशन भी कह सकते हैं हम इसको, या प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं. ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. और कोएगुलेशन के अंदर एक हमारा लॉ है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, विच इज कॉल्ड एज हार्डी-सूल्जे लॉ. सो ऑल दीज थिंग्स विल स्टडी वन बाय वन. ठीक है, सो बी रेडी विथ मी बच्चों. बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट. एक ही चीज़ है, आप इसको मोशन भी कह सकते हो, इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कह सकते हो. कई बार लोगों ने पूछा कि तिवारी सर इसको ब्राउनियन मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन बच्चों एक बार बगीचे में गए और उन्होंने फूल को तोड़ा, और फूल के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स. जब उन्होंने उस पॉलन ग्रेन्स को पानी में डाला तो उन्होंने ये देखा कि वो जिगजैग मोशन शो करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति शो करते हैं. तो वो जो जिगजैग मोशन था वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए उसको उन्होंने बोला ब्राउनियन मोशन. तो जो पॉलन ग्रेन्स है, सेम टाइप का जो मूवमेंट है वो कोलाइडल पार्टिकल भी करते हैं. कैसे? मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के द्वारा शो करता हूँ. देखिए सपोज करिए कि ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने वाटर को भर दिया, है ना, वाटर है, और इसके अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया. कौन सा सॉल्यूशन ले लिया बच्चों? मैंने ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया. कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे? कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होंगे. अब कोलाइडल साइज के पार्टिकल फिक्स तो है नहीं, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकते हैं. तो क्या होगा कि इसके अंदर जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे, और टकराकर वो टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे. टेढ़ी मेढ़ी गति को इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग मोशन. तो देखिए मैं पहले ये देखो ये टेढ़ी मेढ़ी एक पार्टिकल से ये था, ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराया, ये पार्टिकल जाके इस पार्टिकल से टकराया, ये पार्टिकल यहाँ आ गया. इस मोशन को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन. तो हम यहाँ कह सकते हैं जिगजैग मोशन या मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, अगर कोई बोले ये किस तरह का मोशन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे इसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे मैं मूवमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि मूवमेंट लिख दो या मोशन लिख दो बात एक ही है. तो अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, है ना, बिकॉज इट इज रिसेंबल टू पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया. तो अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि दिस जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति है. द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, द जिगजैग मोशंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. किसका जिगजैग मोशन बच्चों? कोलाइडल पार्टिकल्स का, जो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन. प्रेजेंट इन, जो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं. कभी कभी बच्चों हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो समटाइम्स इट इज आस्क्ड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्राउनियन मोशन.
शॉर्ट में मैंने BM लिख दिया कि ब्राउनियन मोशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर है बच्चों साइज ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ये मैंने लिख दिया। पहला फैक्टर है साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राउनियन मोशन। कैसे? अगर मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, इसी को आप एक्सप्लेन कर लेना। अगर छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे तो ब्राउन इनवर्सली मतलब अपोजिट, कम यानी ज़्यादा, ज़्यादा यानी कम। यदि साइज ऑफ पार्टिकल छोटा होगा तो ब्राउनियन मोशन कम होगा, तो सॉरी साइज ऑफ पार्टिकल्स कम होगा तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल अगर छोटे छोटे हैं तो वो ज़्यादा टकराएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल यदि बड़ा होगा तो ब्राउनियन मोशन कम होगा, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा फैक्टर्स है जो ब्राउनियन मोशन को इफेक्ट करता है, वह विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राउनियन मोशन। अगर मान लीजिए गाढ़ा पानी ले लिया, पानी की विस्कोसिटी कम है तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा। गोंद ले लिया, ग्लू ले लिया, गम ले लिया, गम की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ब्राउनियन मोशन कम होगा। तो विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, पानी डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉल्वेंट मीडियम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी कम होगी तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ब्राउनियन मोशन कम होगा। तीसरा अपन इसको फैक्टर ले सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्राउनियन मोशन, नहीं सॉरी नॉट इनवर्सली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राउनियन मोशन। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा टकराएंगे। टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दी ब्राउनियन मोशन विच इज़ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट दी ब्राउनियन मोशन। साइज ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राउनियन मोशन, viscosity of dispersion medium inversely proportional to Brownian motion, and temperature is directly proportional to the Brownian motion. So this is first property, Brownian motion. बच्चों now we are going to discuss next property, that is Tyndall effect, and it comes under optical property. इसमें बच्चों सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के बारे में बताऊं। यहाँ पर हमने क्या लिया कि ये हमने एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर बच्चों हमने ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इस बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको मालूम है कि यदि हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है तो इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल भी होंगे। अब हम क्या करते हैं, लेंस की मदद से लाइट को इस कोलाइडल पार्टिकल्स पे स्कैटर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, सो मेनी कोलाइडल पार्टिकल्स विल बी देयर इन कोलाइडल सॉल्यूशन। एक कोलाइडल पार्टिकल्स ये है तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर देता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। ये कोलाइडल पार्टिकल एक बताया मैंने, ये लाइट को स्कैटर कर देता है, तो जिसके कारण क्या होता है, हमें ब्लूइश कलर्ड के कोन मिलता है, वी गेट ब्लूइश कलर्ड कोन। तो यहाँ पर हमको मिल गया ब्लूइश कलर्ड कोन, ठीक है, ब्राइट ब्लूइश कलर्ड कोन, इल्यूमिनेटेड कह सकते हैं, इल्यूमिनेटेड, इल्यू चमकता हुआ, इल्यूमिनेटेड ब्राइट ब्लूइश कलर्ड कोन, इल्यूमिनेटेड ब्राइट ब्लूइश नीला ब्लूइश कलर्ड कोन। ये कोन है ना, शंकु, हिंदी में शंकु बोलते हैं। इस कोन को बच्चों हम टिंडल कोन भी बोलते हैं, टिंडल कोन, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट टिंडल, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये टिंडल के द्वारा किया गया था। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा समुद्र हमें नीला दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट के कारण दिखाई देता है ना, मैं डिस्कस करूंगा। तो यह है बीम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों when beam of light is passed through colloidal solution, then due to scattering of light by the colloidal particles present in colloidal solution, an illuminated bluish colored cone is formed, which is also called as Tyndall cone, and this effect is called as Tyndall effect. एक बार मैं आपको समझाऊं, जब हम किसी एक बीम ऑफ लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर
जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो जब हम किसी भी लाइट को बच्चों स्कैटर करेंगे ना, तो उसके अंदर जो कलर डोमिनेंट होकर आएगा वो ब्लू कलर आएगा। तो उसके कारण एक चमकता हुआ हमें ब्लू कलर का कोन मिलता है। इस कोन को हम टिंडल कोन कहते हैं और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिख दें, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये डायग्राम को नीचे न लिख के मैं ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो हमें लिख सकते हैं कि व्हेन बीम ऑफ लाइट, जब किसी लाइट की बीम को is passed through colloidal solution, when beam of light is passed through, definition है, is passed through colloidal solution, then due to scattering of light by colloidal particles, due to scattering, ये जो पार्टिकल है ये लाइट को बिखेर देते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बाय कोलाइडल पार्टिकल एंड इल्यूमिनेटेड, यहाँ पर मैंने एक ही बताया है, एक चमकता हुआ एंड इल्यूमिनेटेड ब्लूइश कलर्ड कोन इज ऑब्टेन्ड, ब्लूइश कलर्ड एंड इल्यूमिनेटेड ब्लूइश कलर्ड कोन, जिसको हम टिंडल कोन भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिंडल कोन इज ऑब्टेन्ड, हमको मिलता है। इस इफेक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को बच्चों हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं एक एक करके आपको इसके एप्लीकेशन समझाऊं। ब्लू कलर ऑफ ओशन, ब्लू कलर ऑफ ओशन, समुद्र या तालाबों का जो बड़े बड़े होते हैं नीला दिखाई देना, क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। लाइट मान लीजिए समुद्र के पानी में पड़ रही है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, सारे लाइट को स्कैटर करेंगे, ब्लू कलर दिखाई देगा, इसलिए समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। नंबर 2 है ना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश हमें नीला इसीलिए दिखाई देता है। अगर आप स्काई की तरफ देखो तो वो भी तो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, क्योंकि एयर है और एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल इन एयर फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट पार्टिकल से टकरा रही है, डस्ट पार्टिकल से, वो भी ब्लूइश कलर्ड कोन बना रहे हैं, इसलिए हमें स्काई भी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नंबर 3, लॉन्ग टेल ऑफ कॉमेट्स, लॉन्ग टेल ऑफ कॉमेट्स, कॉमेट्स को बोलते हैं बच्चों धूमकेतु। धूमकेतु भी तारा है, जब वो चलता है तो गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां भी कई सारे इल्यूमिनेटेड कोन मिलते हैं। तो बच्चों दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इज इट क्लियर? सो टिंडल इफेक्ट बिलोंग्स टू विच प्रॉपर्टी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई इसका एग्जांपल आपसे पूछे तो वी कैन से ब्लू कलर ऑफ ओशन, दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ब्लू कलर ऑफ स्काई, दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। लॉन्ग टेल ऑफ कॉमेट्स, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। Sometimes we say twinkling of stars. So twinkling of stars may be also due to Tyndall effect. Yes, dear students, now we will discuss another property which is also one of the most important property of this colloidal solution, that is electrophoresis. क्या होता है electrophoresis? यह समझाने के लिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें इसी पर है। यहाँ पर मैं आपको 2 डायग्राम बताऊंगा, एक डायग्राम ये बनाया और दूसरा डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ ना। ये 2 डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, दिस इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, है ना बच्चों। ये यू आकार की ग्लास ट्यूब है, इज कॉल्ड एज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इसमें मैंने बच्चों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ये मैंने यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं इसके अंदर यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में। यहाँ पर दिया है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर दिया है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से मैं इसको भी बनाऊंगा, ये बना दिया, एक इलेक्ट्रोड ही आ गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ही आ गया, ठीक है। यहाँ भी मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, थोड़ा नीचे बना दूं, इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, ये है ना, थोड़ा चौड़ा बना दिया मैंने। इलेक्ट्रोड को थोड़ा नीचे कर देता हूँ,
इस वाले इलेक्ट्रोड को भी अपन थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्लियर? इस पर दिया है पॉजिटिव चार्ज, इस पर दिया है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के अंदर अपन सॉल्यूशन भर देते हैं, है ना, सॉल्यूशन भर देते हैं दोनों में। यहाँ भी हमने सॉल्यूशन भर दिया, ये भर दिया सॉल्यूशन, और यहाँ भी हमने इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। दोनों के अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। दोनों के अंदर अंतर क्या है? यहाँ पर हमने भरा है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या भरा है हमने। यहाँ पे हमने भरा है पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH होल थ्राइस। इसको हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। आप लिख लीजिए, इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमने पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया है तो जो पार्टिकल होंगे बच्चों वो कौन से चार्ज वाले होंगे बताओ? वो पॉजिटिवली चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस, है ना, समझ में आ गया, है ना। ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, ये जो ग्लास ट्यूब है ये दोनों तरफ मैं एरो बना के लिख देता हूँ। ये यू शेप्ड, यू आकार की ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये जो आपको दो दिख रहे हैं ये दोनों किसके इलेक्ट्रोड से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से। बच्चों यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हमने भरा फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। अब क्या होगा? अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे कि नेगेटिव की तरफ जाएंगे? ये जाएंगे नेगेटिव की तरफ। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर उस पर इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, नेगेटिव की तरफ जाकर उस पर इकट्ठा हो जाएंगे। नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव को हम बोलेंगे कैथोड, और पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे? एनोड। तो इस सारे के सारे पार्टिकल जो है पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाकर उस पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाते हैं तो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कैटाफोरेसिस। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कैटाफोरेसिस, है ना। इफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन गोज टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट कलेक्टेड एट देयर इलेक्ट्रोड, कैथोड की तरफ जाकर उस पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनको कैटाफोरेसिस बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन भरते हैं। इसके अंदर हम भरते हैं निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AS2S3। AS2S3 का नाम होता है बच्चों अर्सेनियस सल्फाइड। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अर्सेनियस सल्फाइड। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स आ जाएंगे बच्चों वो कैसे होंगे? दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है बच्चों ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और उस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? एनोड। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज वाले हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर जाकर इकट्ठा होते हैं पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाफोरेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और वो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाकर इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलेंगे कैटाफोरेसिस, क्योंकि कैथोड को कैट बोलते हैं। और अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाकर इकट्ठा होंगे तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरेसिस। तो निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ AS2S3 अर्सेनियस सल्फाइड। तो बच्चों अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस
तो हम ये बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कहाँ पे? टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स, टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स। कब? जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrophoresis, is called electrophoresis, उसे हम बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, अगर वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैटाफोरेसिस हो या एनाफोरेसिस हो, इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन जनरल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कितने टाइप की होती है? दो। अगर ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं पार्टिकल्स पॉजिटिव तो कैटाफोरेसिस बोलेंगे, और अगर ये नेगेटिव पार्टिकल्स है एनोड की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको एनाफोरेसिस बोलेंगे। इन जनरल दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। So the movement of colloidal particles present in colloidal solution towards opposite charge electrodes under the influence of electric field is called electrophoresis. इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। If positive charge colloidal particles moves towards negative cathode, if positive charged colloidal particles है move towards कहाँ मूव करते हैं? moves towards negative cathode, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कैटाफोरेसिस। ये प्रोसेस कहलाएगी कैटाफोरेसिस। एग्जांपल बताइए कैटाफोरेसिस क्या होगा? एग्जांपल FeOH होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो कौन सी प्रोसेस शो करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करेंगे ही करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी प्रोसेस शो करेंगे? कैटाफोरेसिस। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए कि इफ नेगेटिव चार्ज, मान लो पॉजिटिव नहीं है, इफ नेगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, if negative charged colloidal particles move towards positive anode, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों बताओ? Then that process is called as एनाफोरेसिस। तो बच्चों हम उस प्रोसेस को एनाफोरेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल बताइए, यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है वो किसका बताया है? AS2S3 का बताया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्सीनियस सल्फाइड कहते हैं। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या बताया? पॉजिटिव को एनोड बोलेंगे, नेगेटिव को कैथोड बोलेंगे। पॉजिटिव को एनोड बोलेंगे, नेगेटिव को हम कैथोड बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया था बच्चों, एक में पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन भरा काय का? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यदि हम पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड का तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो हम उसको कैटाफोरेसिस बोलेंगे। लेकिन अगर वही कोलाइडल सॉल्यूशन हम नेगेटिवली चार्ज लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएंगे, एनोड की स्पेलिंग ऐसे होती है तो उसको हम एनाफोरेसिस बोलेंगे। मूवमेंट हो रहा है अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, प्लस वाले माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस वाले प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव के एग्जांपल में मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है,
तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, तो इसके पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है एक बार फिर से समझ लीजिए। कैटाफोरेसिस अगर कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है तो एनाफोरेसिस। इन जनरल इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ भी इलेक्ट्रो हो रही है फोरेसिस, यहाँ भी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पर नंबर 1 कैटाफोरेसिस हो रही है और यहाँ पर नंबर बी एनाफोरेसिस हो रही है। डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है अगर वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। ये दो तरह का हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं जो नेगेटिव होता है तो हम कैटाफोरेसिस बोलेंगे। एग्जांपल मैंने लिखा है आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और यदि निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है जो पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहे हैं तो उसको एनाफोरेसिस बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा है AS2S3 दैट इज आर्सेनियस सल्फाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेगमेंट आई टोल्ड यू अबाउट वेरी 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। पहला मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वन इज ब्राउनियन मोशन जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, उसके फैक्टर्स बताए थे। दूसरा मैंने आपको टिंडल इफेक्ट बताया जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, उसके भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ ओशन। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और इसके बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगला सेगमेंट बच्चों दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस यूनिट दैट इज द कोएगुलेशन, पेप्टाइजेशन, फ्लोकुलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड एक लॉ मैं आपको बताऊंगा दैट इज हार्डी-सुलजे लॉ। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द गोल्ड नंबर दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहिए पढ़ने में और मेरे सारे सेगमेंट को 1 बाय 1 देखते रहिए। फ्रॉम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।